नमस्कार दोस्तों, आप सभी का नक्श कहानी स्टूडियो में दिल से स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए लेकर आते हैं इतिहास, रहस्य और कहानियों की वो दुनिया जो सिर्फ सुनने में ही नहीं, देखने में भी आपको अतीत की सैर करा देगी। आज की इस खास वीडियो में हम आपको ले चलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत दुनिया में, जहाँ जानेंगे उनका रहन सहन, खान पान, उन्नत नगर योजना और वो रहस्य जिनके कारण ये महान सभ्यता इतिहास बन गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और चलिए शुरू करते हैं आज की रोमांचक ऐतिहासिक कहानी। नमस्कार दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता प्राचीन भारत की एक सभ्यता थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता दक्षिण एशिया में सिंधु नदी क्षेत्र में विस्तृत थी। हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इस सभ्यता का प्रारंभिक विकास 1500 से 3300 बीसी के बीच सिंधु और घग्घर/हकड़ा के किनारे हुआ। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी इसके प्रमुख केंद्र थे। वर्ष 2014 में भिड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है, जो लगभग 1500 से 3400 बीसी के बीच बसा था। ब्रिटिश काल में हुई खुदाइयों के आधार पर पुरातत्ववेत्ता और इतिहासकारों का अनुमान है कि यह अत्यंत विकसित सभ्यता थी और ये शहर अनेक बार बसे और उजड़े थे। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में फैली हुई थी, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। प्रथम बार कांस्य के प्रयोग के कारण इसे कांस्य सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा सका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। 80% स्थल सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के आसपास है। अभी तक कुल खोजों में से 3% स्थलों का ही उत्खनन हो पाया है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र अत्यंत व्यापक था। सिंधु इंडस नदी के किनारे बसने वाली सभ्यता थी और अपनी भौगोलिक उच्चारण की भिन्नताओं की वजहों से इस इंडस को सिंधु कहने लगे। आगे चलकर इसी से यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए हिंदू उच्चारण का जन्म हुआ। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से इस सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। अतः विद्वानों ने इसे सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दिया, क्योंकि यह क्षेत्र सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र में आते हैं। पर बाद में रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली, रंगपुर आदि क्षेत्रों में भी इस सभ्यता के अवशेष मिले, जो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के क्षेत्र से बाहर थे। अतः कई इतिहासकार इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र हड़प्पा होने के कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम देना अधिक उचित समझा गया, जबकि हकीकत में इस नदी का नाम अंदुस है। इस सभ्यता की सबसे विशेष बात थी यहाँ की विकसित नगर निर्माण योजना। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो दोनों नगरों के अपने दुर्ग थे, जहां शासक वर्ग का परिवार रहता था। प्रत्येक नगर में दुर्ग के बाहर एक उससे निम्न स्तर का शहर था, जहां ईंटों के मकानों में सामान्य लोग रहते थे। इन नगर भवनों के बारे में विशेष बात यह थी कि ये जाल की तरह विन्यस्त थे, यानी सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थीं और नगर अनेक आयताकार खंडों में विभक्त हो जाता था। ये बात सभी सिंधु बस्तियों पर लागू होती थी, चाहे वे छोटी हों या बड़ी। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के भवन बड़े होते थे। वहां के स्मारक इस बात के प्रमाण हैं कि वहां के शासक मजदूर जुटाने और कर संग्रह में परम कुशल थे। ईंटों की बड़ी बड़ी इमारत देखकर सामान्य लोगों को भी यह लगेगा कि ये शासक कितने प्रतापी और प्रतिष्ठावान थे। हड़प्पा संस्कृति के नगरों में ईंट का इस्तेमाल एक विशेष बात है, क्योंकि इसी समय के मिस्र के भवनों में धूप में सूखी ईंट का ही प्रयोग हुआ था। समकालीन मेसोपोटामिया में पक्की ईंटों का प्रयोग मिलता तो है, पर इतने बड़े पैमाने पर नहीं जितना सिंधु घाटी सभ्यता में। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली अद्भुत थी। लगभग हर नगर के हर छोटे या बड़े मकान में प्रांगण और स्नानागार होता था। कालीबंगा के अनेक घरों में अपने अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता, जहां इनके नीचे मोरियां, नालियां बनी थीं। अक्सर ये मोरियां ईंटों और पत्थर की सिल्लियों से ढकियों होती थीं। सड़कों की इन मोरियों में नरमोखे भी बने होते थे।
सड़कों और मोरियों के अवशेष बनावली में भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में मिली मोहरों, वजन और मापन की विधियों से सिंधु घाटी सभ्यता मृत कड़ियाओं के लोगों के जीवन में व्यापार की महत्ता का पता चलता है। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पत्थर, धातुओं, सीप, शंख का व्यापार करते थे। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध था। चांदी के लिए राजस्थान का जावर प्रसिद्ध था। सोने का आयात कर्नाटक से किया जाता था। ओमान से तांबे का आयात किया जाता था। गुजरात, ईरान तथा अफगानिस्तान से बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया जाता था। आज के मुकाबले सिंधु प्रदेश पूर्व में बहुत उपजाऊ था। ईसा पूर्व 4वीं सदी में सिकंदर के एक इतिहासकार ने कहा था कि सिंध इस देश के उपजाऊ क्षेत्रों में गिना जाता था। पूर्व काल में प्राकृतिक वनस्पति बहुत थीं, जिसके कारण यहाँ अच्छी वर्षा होती थी। यहाँ के वनों से ईंटें पकाने और इमारत बनाने के लिए लकड़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल में लाई गई, जिसके कारण धीरे धीरे वनों का विस्तार सिमटता गया। सिंधु की उर्वरता का एक कारण सिंधु नदी से प्रतिवर्ष आने वाली बाढ़ भी थी। गांव की रक्षा के लिए खड़ी पकी ईंट की दीवार इंगित करती है बाढ़ हर साल आती थी। यहाँ के लोग बाढ़ के उतर जाने के बाद नवंबर के महीने में बाढ़ वाले मैदानों में बीज बो देते थे और अगली बाढ़ के आने से पहले अप्रैल के महीने में गेहूं और जौ की फसल काट लेते थे। यहाँ कोई फावड़ा या फाल तो नहीं मिला है, लेकिन कालीबंगा की प्राक हड़प्पा सभ्यता के जो कूट, हल रेखा मिले हैं, उनसे आभास होता है कि राजस्थान में इस काल में हल जोते जाते थे। हड़प्पा में पकी मिट्टी की स्त्री मूर्तिकाएं भारी संख्या में मिली है। एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ से निकलता एक पौधा दिखाया गया है। विद्वानों के मत में यह पृथ्वी देवी की प्रतिमा है और इसका निकट संबंध पौधों के जन्म और वृद्धि से रहा होगा। इसलिए मालूम होता है कि यहाँ के लोग धरती को उर्वरता की देवी समझते थे और इसकी पूजा उसी तरह करते थे जिस तरह मिस्र के लोग नील नदी की देवी आइसिस की। लेकिन प्राचीन मिस्र की तरह यहाँ का समाज भी मातृ प्रधान था कि नहीं, यह कहना मुश्किल है। कुछ वैदिक सूत्रों में पृथ्वी माता की स्तुति है। धोलावीरा के दुर्ग में एक कुआं मिला है। इसमें नीचे की तरफ जाती सीढ़ियां हैं और उसमें एक खिड़की थी जहां दीपक जलाने के सबूत मिलते हैं। उस कुएं में सरस्वती नदी का पानी आता था, तो शायद सिंधु घाटी के लोग उस कुएं के जरिए सरस्वती की पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक सील पाया जाता है जिसमें एक योगी का चित्र है, 3 या 4 मुख वाला। कई विद्वान मानते हैं कि यह योगी शिव है। मेवाड़ जो कभी सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा में था, वहां आज भी 4 मुख वाले शिव के अवतार एक लिंगनाथ जी की पूजा होती है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने शवों को जलाया करते थे। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे नगरों की आबादी करीब 50,000 थी, पर फिर भी वहां से केवल 100 के आसपास ही कब्रें मिली हैं, जो इस बात की ओर इशारा करता है वे शव जलाते थे। लोथल, कालीबंगा आदि जगहों पर हवन कुंड मिले हैं, जो कि उनके वैदिक होने का प्रमाण है। यहाँ स्वास्तिक के चित्र भी मिले हैं। यह सभ्यता मुख्यतः 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। 14 ऐसा आभास होता है कि यह सभ्यता अपने अंतिम चरण में ह्रासोन्मुख थी। इस समय मकानों में पुरानी ईंटों के प्रयोग की जानकारी मिलती है। इसके विनाश के कारणों पर विद्वान सहमत नहीं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के अवसान के पीछे विभिन्न तर्क दिए जाते हैं, जैसे आक्रमण, जलवायु परिवर्तन एवं पारिस्थितिक असंतुलन, बाढ़ तथा भूतात्विक परिवर्तन, महामारी, आर्थिक कारण आदि। ऐसा लगता है कि इस सभ्यता के पतन का कोई एक कारण नहीं था, बल्कि विभिन्न कारणों के मेल से ऐसा हुआ, जो अलग अलग समय में या एक साथ होने की संभावना है। मोहनजोदड़ो में नगर और जल निकास की व्यवस्था से महामारी की संभावना कम लगती है। भीषण अग्निकांड के भी प्रमाण प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो के एक कमरे से 14 नर कंकाल मिले हैं, जो आक्रमण, आगजनी, महामारी के संकेत है। अधिकांश विद्वानों के मतानुसार इस सभ्यता का अंत बाढ़ के प्रकोप से हुआ। चूंकि सिंधु घाटी सभ्यता नदियों के किनारे किनारे विकसित हुई, इसलिए बाढ़ आना स्वाभाविक था। अतः यह तर्क सर्वमान्य है। परंतु कुछ विद्वान मानते हैं कि केवल बाढ़ के कारण इतनी विशाल सभ्यता समाप्त नहीं हो सकती।
इसलिए बाढ़ के अलावा भिन्न भिन्न कारणों का समर्थन भिन्न भिन्न विद्वान करते हैं, जैसे आग लग जाना, महामारी, बाहरी आक्रमण आदि। दोस्तों, ये थी सिंधु घाटी सभ्यता की अद्भुत और रहस्यमयी कहानी। उम्मीद है ये यात्रा आपको पसंद आई होगी और आपने इतिहास के सुनहरे अध्याय को करीब से महसूस किया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक कहानियों के लिए नक्श कहानी स्टूडियो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट ही हमें और बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।